नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू MEG 5 से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। ये एक ऐसे है जिसे लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने एंड इस ऐसे को लैंडमार्क कंसीडर किया जाता है लिटरेचर की हिस्ट्री का। एक्चुअली ये जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स है इसमें लिरिकल बैलेड्स का इंट्रोडक्शन है, यानी कि जो लिरिकल बैलेड्स है ये आपकी कलेक्शन ऑफ पोइम्स है जिसमें वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल कॉलरिज ने दोनों ने मिलकर अपनी पोइम्स दी थी। तो इस पोइट्री कलेक्शन का इंट्रोडक्शन जो है वो इस ऐसे प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया। एंड लिरिकल बैलेड्स ये जो पोइट्री कलेक्शन है ये पब्लिश हुई थी 1798 में। एंड जैसे ही लिरिकल बैलेड्स ये जो पोइट्री कलेक्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज की ये पब्लिश हुई थी 1798 में, तो वहीं से जो आपकी रोमांटिक एज है वो भी स्टार्ट हो गई थी। एक्चुअली रोमांटिक एज से पहले न्यू क्लासिकल एज थी, ये जो है 1660 से लेकर 1798 तक चली है आपकी न्यू क्लासिक एज। एंड उसके बाद 1798 में जब लिरिकल बैलेड्स ये पोइट्री कलेक्शन आई तो तब से यानी कि 1798 से लेकर 1850 तक फिर रोमांटिक एज चली। तो इसीलिए लिरिकल बैलेड्स ये जो पोइट्री कलेक्शन है इसको मैनिफेस्टो माना जाता है इंग्लिश रोमांटिसिज्म का। एंड लिरिकल बैलेड्स पोइट्री कलेक्शन कंसीडर टू हैव मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट इन लिटरेचर। ओके, तो लिरिकल बैलेड्स के बारे में पहला थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें कितनी टोटल पोइम्स थी। तो लिरिकल बैलेड्स ये जो आपकी पोइट्री कलेक्शन है इसमें आपकी टोटल 23 पोइम्स थी एंड उनमें से वर्ड्सवर्थ ने 19 पोइम्स लिखी थी एंड 4 पोइम्स जो थी वो कॉलरिज ने लिखी थी। एंड इस पोइट्री कलेक्शन की सबसे फेमस पोइम जो थी वो थी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। एंड लिरिकल बैलेड्स ये जो आपकी पोइट्री कलेक्शन है ये आपकी 4 एडिशन में आई है। फर्स्ट एडिशन जो था वो 1798 में आया था, फिर सेकंड एडिशन इसका आया था 1800 में, थर्ड एडिशन इसका आया था 1802 में एंड फोर्थ एडिशन आया था 1805 में। तो आपको जो प्रीफेस है जो लिरिकल बैलेड्स की जो इंट्रोडक्शन है जो ऐसे है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसके सेकंड एडिशन में लिखा है, यानी कि जो सेकंड एडिशन आया था 1800 में उसमें जो है प्रीफेस को ऐड किया गया है। एंड जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि लिरिकल बैलेड्स को रोमांटिक एज का बहुत बड़ा वर्क माना जाता है एंड रोमांटिक एज जो है वो आपकी इसी वर्क के बाद जो स्टार्ट हुई थी। ओके, तो जब लिरिकल बैलेड्स पोइट्री कलेक्शन के ये जो प्रीफेस है ये जो इंट्रोडक्शन है इसको लिखने की बात आई तो जो वर्ड्सवर्थ एंड जो कॉलरिज है वो दोनों ही प्रीफेस लिखना चाहते थे बिकॉज इन दोनों को लगता था कि इनकी पोइम्स में न्यू थीम है, न्यू स्टाइल बेस्ड है। सो ये दोनों ही लिखना चाहते थे एंड इनको लगता था कि लिरिकल बैलेड्स की इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका प्रीफेस लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रीफेस तो दोनों ही लिखना चाहते थे लेकिन वर्ड्सवर्थ की ज़्यादा पोइम्स थी लिरिकल बैलेड्स में एंड कॉलरिज की कम थी, तो इसीलिए मेजॉरिटी के हिसाब से जो प्रीफेस लिखने का मौका था वो वर्ड्सवर्थ को दिया गया था। ओके, तो अब डिस्कस कर लेते हैं इस ऐसे प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स को थोड़ा डिटेल में। तो इस प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ ने पर्पस बताया है कि उन्होंने लिरिकल बैलेड्स क्यों लिखी थी। तो ये देख लेते हैं कि क्या क्या पर्पस थे। सबसे पहले है इन द प्रीफेस वर्ड्सवर्थ राइट्स दैट द पर्पस ऑफ द कलेक्शन वाज टू राइट पोइम्स दैट डील विद थिंग्स दैट हैपन इन एवरीडे। मींस कि वर्ड्सवर्थ बता रहे हैं कि इस पोइट्री कलेक्शन को लिखने का उनका पर्पस ये था कि वो ऐसी पोइम्स लिखना चाहते थे जो एवरीडे लाइफ पर बेस्ड हो, जिनमें वो चीज़ें हों जो एवरीडे लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, नेचर यानी कि नेचर हो गया। तो उस चीज़ पर ये लिखना चाहते थे पोइम्स, तो इसीलिए इन्होंने लिरिकल बैलेड्स कलेक्शन में अपनी पोइट्रीज लिखी थी। एंड वर्ड्सवर्थ कंसीडर्ड ईच पोइम इन द कलेक्शन टू बी एन एक्सपेरिमेंट इन लैंग्वेज यूसेज और डिक्शन। ही वांटेड टू फाइंड आउट इफ कन्वर्सेशनल लैंग्वेज कुड बी यूज्ड इफेक्टिवली इन पोइट्री। मीन्स कि वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस में बताया कि लिरिकल बैलेड्स में उनकी जितनी भी पोइम्स हैं वो हर एक पोइम में उन्होंने एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया है, उन्होंने डिफरेंट तरह की लैंग्वेज और डिक्शन को यूज़ किया है डिफरेंट वे में। एंड वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि वो एक्चुअली देखना चाहते थे कि कन्वर्सेशनल लैंग्वेज यानी कि जो कॉमन पीपल लैंग्वेज है वो पोइट्री में इफेक्टिवली यूज हो सकती है या नहीं हो सकती है। मतलब कि ये कलेक्शन इनका एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें इन्होंने कॉमन पीपल की लैंग्वेज यानी कि कॉमन लैंग्वेज को यूज किया था एंड ये पब्लिक का रिएक्शन देखना चाहते थे। लेकिन वर्ड्सवर्थ का ये जो एक्सपेरिमेंट था ये काफी सक्सेसफुल रहा था। इनकी जो पोइट्री थी जिसमें इन्होंने कॉमन लैंग्वेज को, पब्लिक लैंग्वेज को यूज किया था, उसको रीडर्स ने काफी हद तक पसंद किया था। एक्चुअली वर्ड्सवर्थ जो थे वो नेचर पर अपनी पोइम्स लिखा करते थे एंड ये रियल लाइफ बेस्ड लिखते थे एंड ये बहुत ही इजी से इजी लैंग्वेज जो है लिखना पसंद करते थे ताकि जो भी रीडर्स हैं उनको उस पोइम के जो डीप मीनिंग है उसको समझने में कोई भी कठिनाई ना हो। एंड इन प्रीफेस वर्ड्सवर्थ पॉइंटेड आउट दैट ही हैज रिटन हिज पोइम विद द वेल नोन थॉट प्लान एंड पर्पस इन हिज माइंड। मीन्स कि वर्ड्सवर्थ ने बताया कि उन्होंने जितनी भी पोइम्स लिरिकल बैलेड्स में दी हैं वो उन्होंने बहुत ही सोच समझ कर, बहुत ही प्लानिंग के साथ एंड उन सभी पोइम्स का कोई ना कोई पर्पस इनके माइंड में था, उसके बाद उन्होंने लिखी है बहुत ही सोच समझ के।
एंड वर्ड्सवर्थ ने अपने प्रीफेस में ये भी क्लियर किया है कि क्यों उनको रस्टिक लैंग्वेज यूज़ करनी थी एंड क्यों उन्होंने अपनी पोइम्स कॉमन मैन और रूरल लाइफ के ऊपर लिखी हैं। वर्ड्सवर्थ ने बताया कि एक्चुअली वो रस्टिक लैंग्वेज को यूज़ करके जो रस्टिक लैंग्वेज की जितनी भी मिस्टेक्स जो हैं जो मतलब लोग करते हैं वो उनको इम्प्रूव करना चाहते थे, क्योंकि रस्टिक लैंग्वेज में बहुत से डिफेक्ट्स आ गए थे, जैसे स्लैंग हो गया, कोरनेस हो गई, सिंटेक्स डिफेक्ट्स जो आ गए थे, जिनको इम्प्रूव करना चाहते थे रस्टिक लैंग्वेज को यूज़ करके, ताकि जो रीडर्स हैं वो जो पोइम को रस्टिक लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो उनकी जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है या कोई सिंटेक्स मिस्टेक है वो उनको देख कर जो है उनको इम्प्रूव कर पाए। एंड विलियम वर्ड्सवर्थ नोन एज नेचर पोइट मीन्स कि वर्ड्सवर्थ का बहुत ही क्लोज रिलेशन रहा है नेचर एंड कंट्री साइड के साथ, एंड इसी कारण वर्ड्सवर्थ को नेचर पोइट भी कहा जाता है, बिकॉज ये अपनी पोइम्स में नेचर एंड रूरल कंट्री साइड एरिया की जो ब्यूटीफुलनेस है उसकी डिस्क्रिप्शन बहुत ही क्लियरली देते थे। बिकॉज वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग नेचर ब्यूटीफुल है, सिंपल है, मतलब परफेक्ट है, पीसफुल है, एंड इनका मानना ये भी था कि जो नेचर है वो इंसान को उसकी सोल के साथ भी कनेक्ट करता है एंड इंसान को लाइफ की ब्यूटी का एक्सपीरियंस देता है। जो रियल ब्यूटी है लाइफ की वो एक्सपीरियंस जो है नेचर इंसान को देता है, ऐसा वर्ड्सवर्थ मानते हैं। And William Wordsworth believed that the city life made the masses dull and stagnant. It had reduced them to overworked machine who failed to appreciate the simple beauty of life. मतलब कि वर्ड्सवर्थ यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो सिटी लाइफ है उसने इंसान को, उसने मासेस को, उसने पॉपुलेशन को एक तरह से डल बना दिया है, स्टैगनेंट होता है एक तरह से स्थिर, मोशनलेस या डेड बना रखा है, एंड इंसान जो है सिटी में सिर्फ ओवर वर्किंग मशीन के जैसे है, जो लाइफ की रियल ब्यूटी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता है, अवेयर नहीं है रियल ब्यूटी के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग उन्हें किस चीज़ ने जो है पोइट्री लिखने के लिए इंस्पायर किया था। Tired of the highly elevated topics of neoclassical poets and other overcomplicated languages, Wordsworth wanted to make the ordinary extraordinary। मतलब कि वर्ड्सवर्थ बता रहे हैं कि वो जो है बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे नियो क्लासिकल पोइट्स की राइटिंग से, उनकी जो ओवर कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज वो अपनी पोइम्स में लिखते थे उनसे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, एंड वर्ड्सवर्थ जो है ऑर्डिनरी चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताने के लिए जो है इन पोइम्स को लिखना चाहते थे। एंड इन्होंने मतलब कि नेचर के ऊपर इस तरह से लिखा, नेचर की जो ऑर्डिनरी चीज़ें हैं उनको अपनी पोइम्स में इस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में रिफ्लेक्ट किया कि जो लोग जो है सोच भी नहीं सकते थे, मतलब बियॉन्ड उनकी इमेजिनेशन इन्होंने जो नेचर है उसका वो एस्पेक्ट्स बता दिए, वो फीचर्स बता दिए, वो क्वालिटीज़ बता दी जो इंसान जो है सोच नहीं सकता था। मतलब कि इन्होंने ऑर्डिनरी चीज़ों को भी इस नज़रिए से देखा एंड उन चीज़ों के बारे में इस तरीके से लिखा, इतनी इफेक्टिव वे में लिखा कि वो जो है ऑर्डिनरी चीज़ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। समझ रहे हो आप? एक्चुअली जो रोमांटिक पोएट हैं वो हैं आपके वर्ड्सवर्थ हो गए, कॉलरिज हो गया, पीवी शैली हो गई, ये सारे आपके रोमांटिक एज के पोएट हैं। तो रोमांटिक एज से पहले आपकी न्यू क्लासिकल एज थी, मतलब कि जो न्यू क्लासिकल राइटर्स थे वो क्लासिकल राइटर्स यानी कि लैटिन एंड ग्रीक पोइट्स की इमिटेशन किया करते थे, उन्हीं की तरह स्ट्रिक्ट पोइटिक डिक्शन यूज़ किया करते थे एंड न्यू क्लासिकल पोइट्स को फॉलो करते थे, उन्हीं के क्लासिकल रूल्स हो गए, जैसे मीटर हो गया, राइमिंग होगी, हाई टाइप ऑफ वोकेबलरी होगी, स्टैंजास हो गए, स्कीम फॉर्म होगी, तो सब कुछ जो है वो एक तरह से कॉपी करते थे लैटिन एंड ग्रीक पोइट्स के टाइम की। तो इस तरह से उनकी जो पोइम्स होती थी उनमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होती थी, उनमें कोई इनोवेशन नहीं होती थी, एंड उनकी पोइम्स की जो लैंग्वेज है वो इतनी ज़्यादा टफ होती थी कि कोई ऑर्डिनरी पर्सन जो है उस पोइम के रियल मीनिंग को नहीं ले पाता था, ना ही उनको पढ़ पाता था। तो ये चीज़ जो है वर्ड्सवर्थ को पसंद नहीं थी नियो क्लासिकल राइटर्स की, इसीलिए ये कुछ डिफरेंट जो है ईजी पोइम, जो है ईजी अंडरस्टैंडेबल पोइम्स जो है लिखना चाहते थे, अपनी रस्टिक लैंग्वेज में लिखना चाहते थे, तो इसीलिए ये इंस्पायर हुए थे पोइम लिखने के लिए। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एवरीडे लाइफ एंड नेचर के जो फिगर्स हैं, जो थिंग्स हैं, उन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर अपनी पोइम्स लिखा करते थे। एंड वर्ड्सवर्थ का एक और पर्पस था पोइट्री लिखने का, वो ये था कि इनोवेशन को एंड क्रिएटिविटी को वापस लाना चाहते थे, एंड इसीलिए अपने इस प्रीफेस में इन्होंने बताया है कि इनकी पोइम्स में कोई रोल नहीं है, कोई इमिटेशन नहीं है क्लासिकल पोइट्स की। एंड वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि लिरिकल बैलेड्स में उन्होंने जितनी भी पोइम्स लिखी हैं वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में इन्होंने लिखी है, जिन्हें बहुत ही ईजिली हर्ट फेल्ट किया जा सकता है, एंड इन्होंने पोइटिक डिक्शन, राइमिंग स्कीम, स्टैंजा एंड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है। मतलब कि ये बताते हैं कि इन्होंने लिरिकल बैलेड्स में जो पोइम्स लिखे हैं बहुत ही लिबरली फ्री माइंडेड होकर इन्होंने लिखी हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग पोएम क्या है, पोइट्री क्या है। वर्ड्सवर्थ फेमसली डिफाइंड पोइट्री एज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स विच आर रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो यहाँ पर ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति या पीस, जो होता है उसको बोलते हैं ट्रैंक्विलिटी।
मीन्स कि वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग पोइट्री पावरफुल फीलिंग का स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो नेचुरली अपने आप आपके अंदर अराइज होती हैं वो फीलिंग कि आपको पोइट्री लिखनी है। एंड ये फीलिंग जो है वो आपको जो है शांति में ही रिकलेक्ट कर पाते हैं। मतलब कि अगर आपको कोई पोएम लिखनी है एंड आपके अंदर पावरफुल फीलिंग अराइज हो रही है पोएम लिखने के लिए, तो वो अराइज होंगी जब आप किसी शांति वाले प्लेस पे होंगे, कहीं आप शांति में होंगे तभी। सिंपली कहा जाए तो वर्ड्सवर्थ का मानना है कि हाईली सेंसिटिव पोएट जो है वही ऑर्डिनरी लाइफ एंड जो नेचर की ब्यूटी है उसको देखकर उसको एक्सपीरियंस करने में एबल होता है। एंड अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोइट अगर किसी चीज़ को देखकर जो है कुछ फील उसके बारे में करता है, उसके अंदर जो उस चीज़ को देखकर इमोशन अगर आते हैं, तो पोएम लिखने से पहले उसको उन इमोशन के ऊपर जो है बहुत देर गहराई से सोचना पड़ता है। उसे बहुत ही ज़्यादा जो है इमेजिनरी अपनी पोएम से रिलेटेड कंटेंट को कलेक्ट करना पड़ता है। एंड फिर पूरी तरह से उस इमोशन को फील करने के बाद अपनी इमेजिनेशन अपनी क्रिएटिविटी डालने के बाद जो पोइट्री लिखी जाती है वो बहुत ही बेटर पोइट्री बनती है। ओके, तो नेक्स्ट जान लेते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने लैंग्वेज के बारे में क्या बोला है कि एक पोएम जो है किस लैंग्वेज में लिखी जानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ रियल लैंग्वेज ऑफ मैन ऑर्डिनरी डेली लैंग्वेज शुड बी यूज टू राइट पोइट्री। मतलब कि जैसा कि आपको यहाँ से क्लियर हो ही रहा है कि वर्ड्सवर्थ चाहते थे कि जो भी पोइट्री लिखी जाती है वो आपकी रियल लैंग्वेज में होनी चाहिए। इंसान के जो उनकी रियल ऑर्डिनरी लैंग्वेज है जो डेली बेसिस पे यूज करते हैं उसी लैंग्वेज में आपकी पोइट्री लिखी जानी चाहिए। एंड कोई भी ऐसी कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज जो है यूज नहीं करनी चाहिए, कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज नहीं की जानी चाहिए पोइट्री में। एक्चुअली जो वर्ड्सवर्थ है वो नेचर पर एंड कॉमन पीपल की लाइफ पर लिखते थे एंड उसी पर लिखना पसंद भी करते थे। एंड ये रस्टिक लैंग्वेज को कॉमन पीपल की लैंग्वेज को बहुत ही सिंपल वे में यूज करते थे। एंड वर्ड्सवर्थ हैं वो न्यू क्लासिकल राइटर्स की आर्टिफिशियल एंड अननेचुरल लैंग्वेज को क्रिटिसाइज करते हैं। एंड इनके अकॉर्डिंग न्यू क्लासिकल राइटर्स की जो पोइम्स की लैंग्वेज होती थी बहुत ज़्यादा रूड होती थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड होती थी, जो अंडरस्टैंडेबल नहीं होती थी व्यूवर्स के लिए। जो पोएम्स होती थी जो न्यू क्लासिकल राइटर्स लिखते थे उन्हें सिर्फ राइटर्स ही पढ़ सकते थे या तो कोई हाईली क्वालिफाइड इंसान उनको हार्डली जो है समझ पाता था। एंड अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोएटिक डिक्शन शुड बी अवॉइडेड। तो पोएटिक डिक्शन का मतलब होता है मैन चॉइस ऑफ वर्ड्स, यानी कि लिंग्विस्टिक स्टाइल या मेटाफॉर्स जो है जिसमें कोई पोइट जो है अपनी पोएम को लिखता है एंड उसकी पोएम जो है वो यूनिक बनती है। तो वर्ड्सवर्थ चाहते थे कि जो पोइट्स हैं वो अपनी पोएम्स में आर्टिफिशियल मेटाफॉर्स यूज ना करें, कोई भी पोएटिक डिक्शन यूज ना करें स्ट्रिक्ट, एंड जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। मतलब जितने सिंपल से सिंपल पोएम आप लिख सकते हो वो लिखनी चाहिए। मतलब कि कोई भी टफ लिटरेरी डिवाइसेस यूज नहीं की जानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ अगर हम पोएटिक डिक्शन यूज करेंगे, आर्टिफिशियल मेटाफॉर्स आर्टिफिशियल लैंग्वेज को यूज करेंगे, तो पोइट्री जो है वो डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स बन जाएगी, जो कॉमन पीपल के लिए अंडरस्टैंड करना फिर मुश्किल हो जाएगी। ओके, तो वर्ड्सवर्थ ने कुछ फीचर्स भी बताए हैं पोइट्री के, जैसे कि फीलिंग, इमेजिनेशन, फ्रीडम एंड स्पॉन्टेनिटी। तो फीलिंग के बारे में वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं कि जो पोएम होती है उसमें इंसान की पर्सनल फीलिंग्स जो है होनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट इमेजिनेशन के बारे में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उनकी पोएम्स में इमेजिनेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उनकी पोएम्स जो है बेबीज ऑफ इमेजिनेशन है, मतलब कि इमेजिनेशन उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। एंड वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जो आपकी पोएम्स होती हैं उसमें इमेजिनेशन भी हो, रियलिटी बेस्ड भी होनी चाहिए, जो कि सोसाइटी को पॉजिटिव मैसेज दे। एंड एक ट्रू पोएट में जो इमेजिनेशन है वो किसी भी चीज़ से इमर्ज हो सकती है जो भी वो देखता है या सुनता है। ओके, तो वर्ड्सवर्थ ने अगला फीचर बताया है फ्रीडम। तो वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि उस दौरान फ्रेंच रेवोल्यूशन था, मोनार्की के अगेंस्ट जो है लोग थे एंड लोग पुराने सोशल कल्चर को, पुराने जो रूल्स थे उनको तोड़ रहे थे। तो इस दौरान सोसाइटी के हर एस्पेक्ट्स में जो है रेवोल्यूशन हो रहा था एंड जो वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज हैं वो भी मतलब डिसाइड कर रहे थे कि पोइट्री में भी रेवोल्यूशन लाया जाए। तो इस इंटेंशन के साथ इन्होंने फिर लिरिकल बैलेट्स लिखी जिसमें इन्होंने बताया कि लिबर्टी एंड जो फ्रीडम है वो इंसान का बेसिक राइट है एंड हर इंसान को अपनी चॉइस की पोइट्री क्रिएट करने का पूरा फ्रीडम है। एंड फ्रीडम जो है वो रोमांटिक एज में रोमांटिक मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसे शुरू करने में वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज का हाथ है। तो नेक्स्ट जो है स्पॉन्टेनिटी के बारे में वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि जैसे कि रेवोल्यूशन हो रहा था तो वर्ड्सवर्थ ने डिसाइड किया कि पुराने टॉपिक्स पर पोएम्स नहीं लिखी जाएंगी, रेवोल्यूशन है तो कुछ अलग लिखेंगे, नेचर पर लिखेंगे, नेचर की रिसोर्सेज पर लिखेंगे, जैसे ट्रीज होगी, रिवर्स होगी, क्लाउड्स होगी, मतलब कि नेचर को देखकर नेचर बेस्ड पोएम्स लिखेंगे। एंड वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि उनकी पोएम्स जो थी वो स्पॉन्टेनियस होती थी, स्पॉन्टेनियस मोमेंट पे लिखी जाती थी, बिकॉज उन्हें किसी भी चीज़ को अगर देख कर और सुनकर जो है अगर कुछ उनके
उनके अंदर इमेजिनेशन इमर्ज हो रही है, तो वो उसी टाइम पे जो है उस पोएम को लिखना जो है प्रेफरेंस देते थे अपनी फीलिंग्स को, कि उसी टाइम वो अपनी फीलिंग्स को कागज़ पर उतार लें, क्योंकि स्पॉन्टेनियस होता है जो नेचुरली किसी चीज़ को देखकर आपके अंदर फीलिंग्स जब आती हैं। ओके, तो ऑल ओवर देखा जाए तो वर्ड्सवर्थ ने अपने इस प्रीफेस में बताया है कि उनकी पोएम्स जो हैं वो आम आदमी पर बेस्ड होती हैं, आम आदमी की लैंग्वेज में होती हैं, जिसे आम आदमी आसानी से पढ़ सकता है। ओके, तो वर्ड्सवर्थ ने अपने इस ऐसे प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स में पोइट के लिए 4 स्टेजेस बताई हैं। मीन्स कि विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग एक ट्रू पोइट की पोइट्री क्रिएशन 4 स्टेजेस से होकर गुजरती है। एंड ये 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन, सेकंड है रिकलेक्शन, थर्ड है फिल्टरिंग एंड फोर्थ है क्रिएशन और कंपोजिशन। तो हम बारी बारी से चारों स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ऑब्जर्वेशन के बारे में वर्ड्सवर्थ का मानना है कि कोई भी चीज़ जैसे पर्सन, ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और इंसिडेंट जिसने पोइट को अट्रैक्ट किया है, उसे राइटर ने जब ऑब्जर्व किया तो उससे उसमें पावरफुल इमोशन जो है स्टिमुलेट हुए, उसके अंदर इमोशन जागे। तो एक पोइट को वो अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, जो इसके अंदर इमोशन है, उन्हें तुरंत नोट कर देना चाहिए। तो हमारा जो सेकंड स्टेज है वो है रिकलेक्शन। तो इसमें जो हमारे वर्ड्सवर्थ हैं वो बताते हैं कि जो भी ऑब्जर्वेशन पोइट ने की है, पोइट को उस पर डीपली विचार करना चाहिए, मीन्स कि कंटेम्पलेट करना चाहिए। एंड उसके लिए पोइट का शांति में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड पोइट में पेशेंस भी होना चाहिए। तो कंटेम्पलेट करके उससे उस ऑब्जर्वेशन को फिर याद रखना है, मतलब कि मेमोराइज करना है, मतलब कि सही से सोच विचार करके उसको फिर जो ऑब्जर्वेशन उसको लगती है कि यूज़फुल है, उससे जो है उसको याद रखना है, मेमोराइज करना है। तो थर्ड स्टेज है फिल्टरिंग। तो इसमें जो वर्ड्सवर्थ हैं वो बताते हैं कि एक पोइट को पब्लिक को क्वालिटी पोएम देने के लिए उसे वो एलिमेंट्स जो कि अननेसेसरी हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है, वो आइडियाज़, वो फैक्ट्स जो कि नेसेसरी नहीं है, पोइट को उन्हें फिल्टर कर देना चाहिए, यानी कि डिलीट कर देना चाहिए, ताकि पोएम में सिर्फ नेसेसरी एलिमेंट्स ही हों। ओके, तो हमारा जो लास्ट यानी कि फोर्थ स्टेज है वो है क्रिएशन एंड कंपोजिशन। इसमें वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि अननेसेसरी आइडियाज, थॉट्स को फिल्टर करने के बाद एक पोइट को पोएम कंपोज करनी चाहिए एंड पोइट को अपनी फीलिंग को, यानी कि अपनी जो भी उसकी इमोशंस हैं, उनको अपनी राइटिंग में एक्सप्रेस करना चाहिए। एंड उसकी पोइट्री की जो लैंग्वेज है वो इजी होनी चाहिए, कॉमन लैंग्वेज जो है उसमें यूज़ होनी चाहिए, जिससे हर रीडर आसानी से अंडरस्टैंड कर सके एंड कंटेम्पलेट कर सके। ओके, तो यही था प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।